हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। देखो, आज मैं आपके लिए कैपिटल गेन की समरी रिकॉर्ड करा रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चों का डाउट है कि सर कैपिटल गेन के अंदर टैक्स रेट और इसका एक वीडियो बना दो जिससे कि हम पूरा का पूरा गो थ्रू लें। तो मैंने इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे प्रोविजन आपके कंप्लीट ले रखे हैं, तो आप इनको देखोगे तो आपका पूरा का पूरा यहां पर कैपिटल गेन रिवाइज हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन के अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चार्जेबिलिटी सेक्शन है 45। चार्जेबिलिटी सेक्शन इसमें क्या रहने वाला है 45, जिसके लिए आपके बताता है एक तो कैपिटल असेट्स होनी चाहिए और दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो यदि कैपिटल असेट्स है और उसका स्टूडेंट अपना ट्रांसफर हो रहा है तो इससे जो हमारी इनकम निकल के आएगी वो हमारी टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन के अंदर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट अपन बात करते हैं ये कैपिटल असेट्स होती क्या है, जिसको कि अपन बात करें तो कैपिटल असेट्स के लिए कहता है कि एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी वेदर विद कनेक्टिंग हिज बिजनेस और नॉट, चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है चाहे से नहीं है, वो सब आपके कैपिटल असेट्स होती हैं। चाहे वो मूवेबल हो चाहे से वो इमूवेबल हो। मूवेबल का मतलब है जैसे मैं बात करता हूं गोल्ड है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, शेयर्स है, सिक्योरिटी है, पेंटिंग है, ड्राइंग्स है, बिलियन है, ये सब आपकी क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होती है। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके आते हैं लैंड, बिल्डिंग या फिर बोथ, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, ये आपकी कैपिटल असेट्स के रूप में डिफाइन होती हैं। तो स्टूडेंट हमारे को इनके ऊपर कैपिटल गेन अराइज होता है। तो ये सबसे पहले तो अपन इनको देखते हैं कौन कौन सी कैपिटल असेट्स दी गई। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में ये कैपिटल असेट्स बताई गई हैं और इन कैपिटल असेट्स का यहां पर ट्रांसफर होना चाहिए, तो इनसे इनकम जो निकलेगी वो कैपिटल गेन होगा। अब क्वेश्चन में आता है कि ये तो कैपिटल असेट्स हो गई, तो इसके बाद उन्होंने कहा गया कि ये असेट्स कैपिटल असेट्स नहीं होंगी। कौन कौन सी है? जैसे सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड, यानी आपने कोई भी स्टॉक के रूप में कैपिटल असेट्स रखी हो कभी भी कैपिटल असेट्स नहीं हो सकती, चाहे रॉ मटेरियल में हो, चाहे वर्किंग प्रोग्रेस में रखा हो या फिनिश गुड्स के रूप में रखा है, तो वो असेट्स कभी भी यहां पर आपके कैपिटल असेट्स नहीं होगी। दूसरा आता है पर्सनल इफेक्ट ऑफ असेट्स। पर्सनल इफेक्ट के असेट्स जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सोफा है, बेड है, मोबाइल फोन है और मोटर कार। मोटर कार इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डेफिनेशन, मैंने काफी बार बता रखा है, तो ये आपके कभी भी कैपिटल असेट्स नहीं होती। दूसरा इसी तरह से मैंने आपको बताया था इनको बेचेंगे तो कभी भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, चाहे कितना भी वैल्यू क्यों ना हो। आफ्टर दैट मैंने यूटेंसिल्स बताए थे, जो घर के बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा, चाहे चांदी के बर्तन, सिल्वर यूटेंसिल्स हैं तो भी कैपिटल असेट्स नहीं होते। लेकिन इसके बाद ये एक्सेप्शन वर्क कर रहा है। एक्सेप्शन यानी ये कैपिटल असेट्स हो जाएंगे यदि आपके बात करते हैं कि आपके ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है ना, गोल्ड या सिल्वर से बने हुए हैं, तो पेंटिंग है, वर्क ऑफ आर्ट है, तो ये आपके क्या है कैपिटल असेट्स हो जाएंगे। इवन पेंटिंग भी जैसे मैंने बताया, वर्क ऑफ आर्ट है, स्कल्पचर्स है, ड्राइंग्स है, बिलियन है, ये सब कैपिटल असेट्स आइडेंटिफाई होते हैं और इनके बेचने पे कैपिटल गेन होगा। आफ्टर दैट फिर अपन एक्सेप्शन में बात करें कि कैपिटल असेट्स नहीं होंगे एग्रीकल्चर लैंड, जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो कि आपके यहां पर क्या है रूरल एरिया में सिचुएटेड है, उस पर आपको कभी भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है जो कि इश्यू बाय द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किए गए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किया गया, वो कभी भी आपके कैपिटल असेट्स नहीं होंगे, तो उनके बेचने पर स्टूडेंट कभी भी आपके कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से बाइफरकेट किया गया है। तो एक तो होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो कि कैपिटल असेट्स नहीं है, एक होती है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो कि आपके क्या होगी कैपिटल असेट्स हो जाएगी, तो ये कैपिटल असेट्स आ जाएगी। तो यहां पर किस तरह से इन्होंने कहा गया है, तो जो म्युनिसिपल लिमिट है उससे उन्होंने यहां पर 8 किलोमीटर के क्राइटेरिया को बाइफरकेट किया, केवल 8 किलोमीटर तक को बाइफरकेट किया है। 8 किलोमीटर के बाहर तो स्टूडेंट जंगल है, मैंने आपको बताया जंगल है, कैपिटल असेट्स नहीं है। तो 8 किलोमीटर तक बाइफरकेट किया है, जिसमें पहले 2 किलोमीटर में यदि पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो कैपिटल असेट्स होगी। फिर अपन बात करते हैं 2 से लेकर 6 किलोमीटर में पॉपुलेशन 1 जीरो लगा दो, 1 लाख से ज्यादा है तो कैपिटल असेट्स होगी। फिर 6 से 8 किलोमीटर में 1 जीरो और लगा दो, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो कैपिटल असेट्स होगी। और ये अपन शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, एरियल हवा का मेजरमेंट लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा बर्ड फ्लाई करती है तो वो आपके कैसे चलती है एरियल डिस्टेंस से, मिसाइल चलती है, फ्लाइट जाती है, वो एरियल डिस्टेंस से जाती है। तो शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस जो कि म्युनिसिपल लिमिट से अपन बात कर रहे हैं 2 किलोमीटर तक है तो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो कैपिटल असेट्स है। 2 से 6 है तो 1 लाख से ज्यादा है तो कैपिटल असेट्स है।
फिर 6 से 8 है तो पॉपुलेशन आपके 10 लाख से ज्यादा है तो कैपिटल एसेट्स है। तो ये हमारे इस केस में बताता है। तो ये मेजरमेंट 8 किलोमीटर तक रहेगा। 8 किलोमीटर के बाद क्या है, जंगल हो जाता है, जंगल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। इसके बाद हम ये कैपिटल एसेट्स को देख के चलते हैं कि किस तरह से इनको बाइफरकेट किया गया है। तो इनके लिए स्टूडेंट हमारे यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग दिया गया कि यदि अपन बात करते हैं इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग या तो 12 मंथ या 24 मंथ, या आपके इसमें ये प्रोविजन लगता है 12 मंथ या फिर 24 मंथ। एग्जैक्ट 12 मंथ 24 मंथ में रखा है तो शॉर्ट टर्म होगा, 12 मंथ से ज्यादा या 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा, तो फिर लॉन्ग टर्म आपके दिखाई देगा। तो डेट ऑफ एक्विजिशन तो मैं इंक्लूड करूंगा, डेट ऑफ एक्विजिशन तो मैं इंक्लूड करूंगा, और डेट ऑफ ट्रांसफर मैं कभी भी इंक्लूड नहीं करूंगा। डेट ऑफ एक्विजिशन तो मैं इंक्लूड करूंगा, डेट ऑफ ट्रांसफर मैं कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। तो 12 मंथ या उससे कम का टाइमिंग बता रहा है, तो इस केस में अपन किन किन के ऊपर अप्लाई होगा, 12 मंथ या उससे कम का टाइमिंग शॉर्ट टर्म में रहेगा। किसके ऊपर, सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज आ रही है। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या यूनिट ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, इनके लिए स्टूडेंट 12 मंथ या उससे कम रखा है तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म। और इनके अलावा जितनी भी अदर एसेट्स है उनके लिए आपके 24 मंथ या उससे कम रखा है तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म है। अब देखो इनके लिए कहता है कि हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करना है, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं होगा। फॉलोइंग एसेट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी, कभी भी ये लॉन्ग टर्म में काउंट नहीं होती। पहले आता है यूनिट ऑफ स्पेशल म्यूचुअल फंड अक्वायर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, मार्केट लिंक डिबेंचर्स आपके आगे, और अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर जो कि आपके ट्रांसफर किए जाएंगे 23 जुलाई 2024 के बाद। जो भी आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स है जिनपे हम डेप्रिशिएशन चार्ज करें, ब्लॉक का पार्ट है, तो उनपे हमेशा स्टूडेंट शॉर्ट टर्म होगा, कभी भी उनपे लॉन्ग टर्म नहीं होगा, उनपे कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहने वाला है इन एसेट्स पे। अब यहां पर ट्रांसफर की मैं बात करता हूं, तो ट्रांसफर का मतलब है मैंने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एसेट्स को बेची, तो मैंने अपना राइट सीज कर लिया। जैसे मैंने अपना राइट सीज कर लिया तो बायर का राइट स्टार्ट हो जाता है, वही है सेल्स ट्रांसफर। तो ऐसे केस के अंदर हम यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे पे कैपिटल गेन की लाइबिलिटी आती है, यानी कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में दी गई है, ट्रांसफर 2 सबसेक्शन 47 में आपके डिफाइन कर रखा है। तो इससे स्टूडेंट जो मेरी इनकम निकल के आएगी वो मेरा कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होता है। अब इसके अलावा कुछ और भी आपके हो गया, जैसे कैपिटल एसेट्स है कन्वर्ट हो रही है आपके किसमें, स्टॉक में। तो मैंने कहा कि यहां पर कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट हो गई स्टॉक, तो जब बिकेगा रियल में तो बिजनेस इनकम आएगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे तो आपने हो सकता है कि कैपिटल गेन बचा लिया हो, तो पहले आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो हम डिम्ड कैपिटल गेन अराइज करते थे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। ऐसे कैपिटल एसेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई में एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में कर रहे हो, या डिजोल्यूशन हो रहा है फर्म का एओपी का, तो वापस एसेट्स पार्टनर के पास आती है। लिक्विडेशन ऑफ, यहां पर अपन बात करते हैं कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, जैसे गवर्नमेंट ने आपकी कैपिटल एसेट्स का कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया गवर्नमेंट ने आपके एसेट्स का। जैसे आपको गवर्नमेंट को रोड का एक्सटेंशन करना था, तो जिनके भी मकान दुकान आ रहे हैं आप देना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहो तो भी गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती ले लेती है, तो उसको अपन यहां पर कवर कर रहे हैं। तो ये सब ट्रांसफर माने जाते हैं और इनके हिसाब से स्टूडेंट अपना कैपिटल गेन अराइज होता है। अब अपन आते हैं कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, ये सैट फॉर्मेट है स्टूडेंट, हमेशा कैपिटल गेन इसी फॉर्मेट में आपको निकालना है, दिस द सैट फॉर्मेट, जिसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल्स, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस लेस कर दो। क्या लेस कर दो, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस लेस कर दूंगा, जो कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बेचते वक्त आपने कोई ब्रोकरेज वगैरह दी है वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में आ जाती है, ब्रोकरेज वगैरह पे किया है वो ट्रांसफर एक्सपेंस में आ जाता है। ये लेस करने के बाद आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन, क्या आ जाएगा आपका नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में हमने एसेट्स को खरीदी गई वो लेस कर दो, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप इसमें लेस कर दो। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी मैंने उसे कितने टाइमिंग तक होल्ड किया है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग्स के साथ। इस तरह से अब अपन बात करते हैं जिन किसी भी एसेट्स पे मैंने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, ब्लॉक की एसेट्स है उन पे हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा या लॉस आएगा, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। मैंने पीजीपी में काफी डिटेल से आपको करा रखा है। तो उसमें सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस,
अपन ब्लॉक के अंदर बनाते हैं ना ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट देखो, याद करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूडीवी, परचेज उसमें जितनी है तो मैंने कहा पहले परचेज को ही ऐड करो, फिर उसके बाद सेल्स आपने कर दी। अब ब्लॉक नेगेटिव हो गया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। और इस केस में ट्रांसफर एक्सपेंस हुए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसफर एक्सपेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं, वो यहां से लेस नहीं होंगे, ये ट्रांसफर, क्योंकि बिजनेस की एसेट है तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर बनेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा पीजीबीपी में, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि ब्लॉक में से कम होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो अपन यहां पर पूरा का पूरा ब्लॉक भेज देते हैं और सेल्स कंसिडरेशन डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है तो स्टूडेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, सेल्स कंसिडरेशन डब्ल्यूडीवी से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। फिर इधर मैं बात करता हूं स्टूडेंट ब्लॉक के साथ, सेल्स कंसिडरेशन डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचने पे भी। अब पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचा और सेल्स कंसिडरेशन डब्ल्यूडीवी से कम है, सेल्स कंसिडरेशन डब्ल्यूडीवी से कम है तो जो बैलेंस बच गया ना, ये बैलेंस अमाउंट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये बैलेंस जो बच गया ना स्टूडेंट ये एलिजिबल हो जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए, ये चीज आपके इसमें बता रहा है। तो जो बैलेंस बच गया स्टूडेंट वो मेरा एलिजिबल हो जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए। अब इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो असर आपने 12 मंथ से ज्यादा 24 मंथ से ज्यादा रखे गई तो उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उन पे क्या आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। तो ऐसे केस में यदि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की मैं बात करूं उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस वही ब्रोकरेज आप लेस कर दो तो ये नेट सेल्स कंसिडरेशन रहेगा। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब इंडेक्स तो हट चुके हैं, इंडेक्स के नहीं मिलेगा। टोटल इनकम की कैलकुलेशन में कहीं पे काफी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि साहब इंडेक्स भैया नहीं मिलने वाला, आप टोटल इनकम बिना इंडेक्स के ही निकालनी है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हुए आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये हमारे इस केस में कवर करता है। अब इस केस में आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी भी एसेट्स की कॉस्ट क्या होगी, जो भी एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल, पेड और पेबल, ये इस केस में आपके बता रहा है। तो स्टूडेंट अपन यहां पर बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने आपको बताया था किसी भी एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो भी उस एसेट्स को अक्वायर करने के लिए या फिर हमने उस एसेट्स को अक्वायर करने के लिए एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल, एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल, जो भी मैंने उस एसेट्स को अक्वायर करने के लिए एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल यहां पर दिखाई दे रहा है, वो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स रहेगी। तो एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल फॉर एक्विजिशन ऑफ सच कैपिटल एसेट्स, तो ये हमारे इस केस में बताता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, किसी भी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए जो भी एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल आपके दिखाई दे रहा है वो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ जाएगी। तो एनी स्टैम्प ड्यूटी, तो ये अपन बात करें जैसे मैंने को 10 लाख रुपए में कोई एसेट्स परचेज करी तो 10 लाख में 6 लाख मैंने अभी दिए, 4 लाख मुझे देना बाकी है। तो ऐसे केस में वहां पर स्टूडेंट मेरी कॉस्ट कितनी मान जाएगी, 10 लाख पूरी बन जाएगी, 10 लाख ही पूरी बन जाएगी, ये चीज इसमें बता रहा है। अब इसके बाद इसमें कहता है एनी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज पेड एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह पे किए हैं तो वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट माना जाएगा। ब्रोकरेज वगैरह पे की गई है, फर्स्ट पुट टू यूज एक तरह से अपन बात करते हैं तो ये भी हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। पहला यूज लेने तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट में ऐड करने होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपको ध्यान होगा पहले इंडेक्स होता था और इंडेक्स 2001 से पहले होता था, तो उससे पहले हमारे पास एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा गया कि कैपिटल एसेट्स अक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001, कैपिटल एसेट्स अक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001 है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसकी आ रही है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है एज ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों को आपके पास उससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर उन्होंने कहा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, ये आपके इसमें दे रखी है। तो हमें इन दोनों में से जो मर्जी आए वो ले सकते हो। लॉ में लिखा है हायर, लॉ में लिखा है जो मर्जी आए वो ले सकते हो, या आपका पास चॉइस है, ऑप्शन है। तो मेरे पास जब ऑप्शन है तो मैं कौन सा ऑप्शन लूंगा, जो ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा ना। तो ऐसे केस में मैं यहां पर इन दोनों कंपेयर करूंगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और फिर जो दोनों में से हायर है उसको ले लूंगा जिससे मेरा कैपिटल गेन कम आएगा, जिससे मेरा कैपिटल गेन कम आता है। तो ये चीज इसमें बता रहा है। नोट एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए गए, यानी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किए गए बिफोर 1 अप्रैल 2001,
जब उन्होंने कहा कि हमने आपको मौका दे दिया फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने का, तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड है, तो उसको इग्नोर करना है। उसको क्या करना है? इग्नोर। उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। तो यदि मैं बात करता हूं एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 आर इग्नोर, तो फिर आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, दिस द इररिलेवेंट। इग्नोर कर दीजिएगा, दिस द इररिलेवेंट आपके रहेगी। 1 अप्रैल 2001 से पहले यदि मेरे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसको इग्नोर करना होगा, उसे इग्नोर करना होगा स्टूडेंट। नाउ दिस इज अगेन स्पेशल प्रोविजन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर बोथ लैंड एंड बिल्डिंग या फिर बोथ के लिए स्पेशल प्रोविजन अपन लेके चल रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं लैंड एंड बिल्डिंग मैंने अक्वायर की है बिफोर 1 अप्रैल 2001, बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर की गई है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आपके आ रही है, जैसे एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख है, और इसके साथ साथ इसने कंपैरिजन करने के लिए दिया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब की? 1 अप्रैल 2001 की। 1 अप्रैल 2001 की मान लो आ रही है 12 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2013 ये आ रही है 13 लाख। तो हम इन दोनों में से तो लोअर, इन दोनों में से लोअर 12 लाख से, और इन दोनों में से हायर 12 लाख, ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। और एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस किए गए बिफोर 1 अप्रैल 2001 उनको क्या करेंगे? हम इग्नोर कर देंगे। उनको हम क्या कर देंगे स्टूडेंट? इग्नोर हमारे इस केस में कर देंगे। तो उससे पहले के जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं उनको हमें क्या करना होता है? इग्नोर करना रहेगा। इसके बाद आता है यदि कोई भी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट में, विल में या इनहेरिटेंस में मिल रही है, गिफ्ट में, विल में या इनहेरिटेंस में मिल रही है, तो कोस्ट ऐसे केस में मैं लेके चलता हूं प्रीवियस ओनर की कोस्ट। किसके लेके चलूंगा स्टूडेंट? मैं प्रीवियस ओनर की कोस्ट इसमें लेके चलूंगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से लो। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो निकालेंगे 12 मंथ, 24 मंथ प्रीवियस ओनर से ले लो। लेकिन कभी यदि इंडेक्स लग रहा है, वैसे तो अभी लगता नहीं है, यदि लग रहा कहीं पे कुछ स्पेशल केसेस में, तो आप इंडेक्स उस साल का लेके चलना जब ये प्रॉपर्टी एससी को रिसीव्ड हुई थी, रिसीव्ड किया था इसने, उस टाइम का इंडेक्स आपको लेना होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट अपने आता है गुडविल है, टेनेंसी राइट है, रूट परमिट है, लूमार है। इनकी कॉस्ट क्या होगी? इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट होती है 0। इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट क्या होगी मेरे लिए? 0। ऑलवेज टेकन इज 0। परचेज है तो एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर एक्वाजिशन ऑफ सच कैपिटल एसेट्स। तो ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स को अक्वायर करने के लिए जो भी अमाउंट आपने एक्चुअली पे किया गया वो लेके चलते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट इस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि परचेज करने की कॉस्ट तो हमेशा क्या होगी? जो भी एक्चुअल में पे किया है उसके साथ लेके चलना है। और यदि अपन जैसे गुडविल खुद जनरेट करें तो 0 होगी। तो गुडविल है, टेनेंसी राइट है, रूट परमिट है, लो मार्क्स है, इनकी कॉस्ट यदि सेल्फ जनरेटेड तो 0, और अक्वायर किया गया तो जो भी इनको अक्वायर करने के लिए जो अमाउंट पे किया है उसको हम लेके चलते हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे मैं बात करता हूं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी हो गई? जैसे अपन बात करें तो फाइनेंशियल एसेट्स हो गई जैसे इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, इनकी बात करें तो जो भी इनको अक्वायर करने के लिए जो भी एक्चुअल अमाउंट पे किया है वही हमारे लिए एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। जो भी इनको अक्वायर करने के लिए एक्चुअल में अमाउंट पे किया है वो आप लेके चलोगे। लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 फेयर मार्केट वैल्यू कंपेयर करके जो दोनों में से हायर आता है ना उसको लेके चलो। जो भी दोनों में से हायर आता है स्टूडेंट उसको अपन कवर कर लेंगे। इसके बाद आता है बोनसरी कॉस्ट होती है 0, और यदि बोनसरी 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको 1 अप्रैल 2001 का लेना होता है। राइट शेयर, किसी कंपनी को यहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो इक्विटी शेयर इशू कर ले या डेब्ट इशू कर ले। इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उसमें ऑनर आ जाएंगे, कंपनी में ऑनर आ जाएंगे तो डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। दूसरा ऑप्शन होता है कंपनी में यहां पर डेब्ट, हम लोन ले लें, लोन ले लेंगे तो फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। तो कंपनी क्या करती है? जो कंपनी में प्रेजेंट शेयर होल्डर है, प्रेजेंट शेयर होल्डर है, उनको मार्केट रेट से कम पर शेयर अलॉट करती है, जिससे कि वो प्रेजेंट शेयर होल्डर उनको खरीद लेते हैं। तो ऐसे केस में राइट शेयर उन्हीं को दिया जाता है जिसके पास पहले से कंपनी के शेयर थे, तो उनको एक प्रेफरेंस दी जा रही है राइट की, तो वो खुद ही खरीदेंगे। तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? उनकी कॉस्ट हो जाएगी एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर एक्वाजिशन ऑफ सच राइट शेयर्स। तो जो भी इन शेयर्स को अक्वायर करने के लिए जो भी एक्चुअल अमाउंट आपने पे किया है इन राइट शेयर को अक्वायर करने के लिए, वो हमारे लिए एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। वो हमारे लिए क्या जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स ऑफ राइट या रिनाउंस ऑफ द राइट कॉस्ट होगी 0। सेल्स ऑफ राइट या रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट कॉस्ट क्या हो जाएगी? 0। मैंने अपना ये राइट था इसी को बेच दिया, जो मेरा राइट था उस राइट को ही बेच दिया, तो उसको मैं बोलूंगा यहां पर सेल्स ऑफ राइट या रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट, और उसकी कॉस्ट क्या लेके चलूंगा स्टूडेंट? मैं 0।
परचेज ऑफ रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, अब मैंने वो जो राइट बेचा है तो कोई मेरे से खरीद रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या हो गई, जो उसने इस राइट को परचेज करने के लिए पैसा दिया। जैसे मान लो आपको मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, 100 रुपए का शेयर है, आज मार्केट वैल्यू 500 रुपए, लेकिन कंपनी मेरे को 300 में अलॉट करी थी, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गई थी, 300 रुपए में। अब मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा दोस्त मेरे पास आया, तो मैंने 100 रुपए लेकर उसको वो अपना राइट रिनाउंस कर दिया, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गई थी, 0। लेकिन मैंने उसे 100 रुपए लिए, 300 रुपए मैं कंपनी को दूंगा, 100 रुपए मैं किसको दूंगा, मेरे 100 रुपए मैं अपने लिए ले रहा हूं, अपना राइट रिनाउंस करने के लिए। तो बायर के लिए जो परचेज कर रहा है मेरे से राइट, उसके लिए कॉस्ट हो जाती थी 400। वो चीज इस केस में अपन बात करते हैं। शेयर इक्विटी शेयर्स या स्टॉक ऑप्शन स्कीम में अपन एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, तो ये हमारे लिए इसमें वर्किंग करेंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ये इस केस में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स की। मैं बात करूं, अब यदि 1 फरवरी 2018 से पहले परचेज की गई है, 1 फरवरी 2018 से पहले की परचेज की गई है इक्विटी शेयर्स, जो खरीदते बेचते वक्त दोनों टाइम पे एसटीटी पे हुआ है, तो एसटीटी हैज बीन पेड बोथ टाइम एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, बोथ टाइम एसटीटी हैज बीन पेड। इक्विटी शेयर्स खरीदते और बेचते वक्त दोनों टाइम पे एसटीटी पे हुआ है। यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो इनको सिर्फ बेचते वक्त एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आपके क्या हुआ है, एसटीटी पे हुआ है, बेचते वक्त एसटीटी पे हुआ है। तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेके चलेंगे, इस फॉर्मूले से। एक्चुअल कॉस्ट कितने में खरीदा था हमने, 1000 शेयर में, याद करो एग्जांपल कराया था, और ये 1 फरवरी 2018 से टैक्सेबल किया था, तो उससे जस्ट पहले की 31 जनवरी 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू थी 2000, मान लो लेते हैं एग्जांपल, और हमने बेचा कितने में, 4000 में, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, विच है विच लोअर 2000 एंड विच है विच हायर 2000। तो इंडेक्स बेनिफिट अब किसी में मिलता ही नहीं है, और यहां पर आप जब भी कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे तो 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन देने के बाद आपको इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। आफ्टर दैट स्टूडेंट मैं बात करता हूं एसटीटी। यदि मैंने इन शेयर्स को यदि कैपिटल असेट्स के रूप में रखा है तो एसटीटी पे किया है, तो उसको इग्नोर करना है, कैपिटल गेन में इग्नोर करना होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी पे किया है, तो यदि मैंने इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी को यदि एज ए हेल्ड कैपिटल असेट्स के रूप में रखा है तो इग्नोर करूंगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। लेकिन यदि हेल्ड एज ए स्टॉक के रूप में रखा है तो ऐसे केस में पीजीपी की कैलकुलेशन होगी और वहां एसटीटी पे किया है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 36(1)(15) के अंदर, 36(1)(15) के अंदर उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अपन कोई भी ब्रोकरेज पेड करें एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, डिडक्शन मिल जाएगा, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, देन फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 इस हाईएस्ट वैल्यू इस ट्रेडिंग प्राइस की लेनी होती है, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस की वैल्यू लेनी होती है, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस लेना होगा। फिर इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर है, केवल एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर है, तो यदि वहां नेट वर्थ दे रखी है तो नेट असेट्स वैल्यू के साथ वर्किंग करते हैं, नेट असेट्स वैल्यू के साथ वर्किंग होती है, और वो कब की लेके चलते हैं, 31 जनवरी 2018 की लेके चलते हैं, 31 जनवरी 2018 की लेके चलते हैं, ये आपके इसमें बताएगा। आफ्टर दैट अपन बात करें आगे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा, सेल्स कितने में किया, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मैंने कोई असेट्स 15 लाख में बेची तो 15 लाख रुपए मेरे लिए क्या हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चाहे मुझे 10 लाख अभी मिला है, 5 लाख अगले साल मिलेगा, तो भी टैक्स देने के लिए पूरा 15 लाख की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट मैंने कहा था कि कुछ स्पेशल प्रोविजन थे, जैसे मेरे असेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्लेम ले रहा हूं, किससे ले रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी से स्टूडेंट मैं क्लेम ले रहा हूं, तो ऐसे केस में मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिल रहा है मनी में वो, या कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी काइंड्स में दे सकती है, असेट्स दे सकती है काइंड्स में, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन मेरे को दिया जा रहा है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मुझे टैक्सेबल हो जाएगी, और मुझे इस पर टैक्स देने की डेट वो होगी जिस दिन मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, रिसीव होगा, रिसीव एक्चुअल में रिसीव होगा, एक्चुअल रिसीव्ड बाय एससी, इंश्योरेंस क्लेम मुझे एक्चुअल में रिसीव होगा, उस दिन का लेके चलना होगा। कैपिटल असेट्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक, यदि कैपिटल असेट्स किसमें कन्वर्ट हुआ है, स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है, तो सेक्शन 45(2) की मैं बात करूं, 45(2) की मैं बात करूं,
तो इस केस में मैंने कहा कैपिटल स्टॉक में कन्वर्ट होता है, तो ये कह रहा है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो इसे भी हम ट्रांसफर मान लेते हैं कि कैपिटल स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो तो पहले कैपिटल गेन देना होगा, और कैपिटल गेन किस वैल्यू पर देना होगा, तो उसने कहा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन कन्वर्ट डेट। तो हमें टैक्स देना होगा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू पे, जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू पे कैपिटल गेन देना होगा। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन कन्वर्ट डेट, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन कन्वर्ट डेट। इंडेक्स का बेनिफिट, यस इंडेक्स का बेनिफिट यदि पुराने 23 जुलाई 2024 से पहले कन्वर्ट हुआ है तो इंडेक्स मिल जाएगा। इन क्वेश्चन में मिलता है, याद करो, इन क्वेश्चन में मैंने करवाया था, मिलता है। यदि 23 जुलाई 2024 से पहले कन्वर्ट हुआ है तो इंडेक्स लेना है, बाद में तो इंडेक्स है ही नहीं। 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्स नहीं है। टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल यहां से स्टॉक बिकेगा, टैक्सेबल उस साल होगा जब स्टॉक बिकेगा, टैक्सेबल उस साल होगा जब स्टॉक बिकेगा। तो स्टॉक बिकेगा तो मैंने कहा रियल में पैसा आएगा, रियल में पैसा आएगा तो अब गवर्नमेंट को पैसा देना है। यानी कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों उस साल टैक्सेबल होंगी जिस साल एक्चुअल में पैसा आपको मिलेगा, जिस साल एक्चुअल में पैसा आपको मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट अगला पॉइंट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, यानी कोई भी एसेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है तो ऐसे केस में जो भी इंश्योरेंस कंपनी से गवर्नमेंट से आपको कंपनसेशन का अमाउंट मिल रहा है वो पूरा का पूरा कंपनसेशन का अमाउंट एक साथ टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे गवर्नमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में भी दे रही है तो भी आपका कंपनसेशन टैक्सेबल एक साथ, पहली बार पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी तभी टैक्स देना हो। पहली बार जब पहला इंस्टॉलमेंट मिला उसमें पूरा का पूरा कैपिटल का टैक्स देना होगा। तो ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ कंपनसेशन क्या हो गया, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल रहा है वो अमाउंट मुझे यहां पर टैक्स देना है। इंडेक्स का बेनिफिट आपकी बात करूं, इंडेक्स तो कैपिटल एसेट्स कंपल्सरी एक्वायर की गई है तब आपको इंडेक्स को उसमें यदि पहले 23 जुलाई 2024 से पहले कंपल्सरी एक्विजिशन किया था गवर्नमेंट ने तो इंडेक्स मिलेगा, उसके बाद तो इंडेक्स खत्म हो रखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडेक्स की बात करें तो टैक्सेबल अगेन उस साल होगा जिस साल आपको ये कंपल्सन का अमाउंट मिलेगा। नहीं तो बेचारा मैंने कहा सुसाइड कर लेगा ना, नहीं तो सुसाइड कर लेगा बेचारा, पैसा भी नहीं मिला और आप उसको क्या कहेंगे टैक्स दो। तो ऐसे केस में मैंने कहा टैक्स उस साल देना है जब कंपनसेशन का अमाउंट आपको रिसीव होगा। अब कंपनसेशन के अमाउंट से आप सेटिस्फाई नहीं थे, कहां गए, कोर्ट में जाके अपील किया। अपील करने के बाद मैंने कहा तारीख पे तारीख मिलते हुए अब आपके फेवर में डिसीजन चला गया तो कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं एनहांस कंपनसेशन। क्या बोलता है, इंक्रीज इन कंपनसेशन को क्या बोलेंगे, एनहांस कंपनसेशन। जो बढ़ा हुआ कंपनसेशन इसको एनहांस कंपनसेशन बोलेंगे और ये सीधा सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें से कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस की छूट मिलती है, सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस की छूट मिलती है और कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। और इसका नेचर शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, दिस डिपेंड ऑन द ओरिजिनल कैपिटल गेन। ओरिजिनल शॉर्ट टर्म था तो ये शॉर्ट टर्म, ओरिजिनल लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म। तो दिस डिपेंड ऑन द ओरिजिनल कैपिटल गेन, डिपेंड ऑन द ओरिजिनल कैपिटल गेन। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का अमाउंट को रिड्यूस कर दिया तो आपको रिकम्पुटेशन करना होगा स्टूडेंट, दोबारा ऐसा ही पूरा कैलकुलेशन करना होगा, रिकम्पुटेशन करना होगा। इसके बाद यदि आपके एनहांस कंपनसेशन पे आप इंटरेस्ट की डिमांड करते हो तो यदि इंटरेस्ट की डिमांड करते हो तो ऐसे केस में वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपका क्या होगा, यहां पर टैक्सेबल होगा। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। और ये जब आपको रिसीव होगा ना, जिस साल रिसीव होगा तो कैश बेस पे टैक्सेबल होगा रिसीव ईयर में। आफ्टर अलाउिंग फ्लैट 50% डिडक्शन, आफ्टर अलाउिंग द फ्लैट 50% डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल होगा। यानी जितना भी अमाउंट मिलेगा उसमें फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लो फ्लैट 50% डिडक्शन है सेक्शन 57 में और ये डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल होगा। जैसे आपको कंपनसेशन का अमाउंट मिला 5 लाख तो 5 लाख पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, आंख बंद करके फ्लैट डिडक्शन दे देना 2.5 लाख की, सीधे 2.5 लाख की, और डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल होगा 2.5 लाख। अब मान लीजिएगा कोई कंपनसेशन का अमाउंट पिता दादाजी ने केस किया था, दादाजी की डेथ हो गई, बेटे ने केस को कंटिन्यू किया, बेटी की भी डेथ हो गई, पोते को मिलता है तो जो कंपनसेशन का अमाउंट रिसीव करेगा वो अमाउंट इस एनहांस कंपनसेशन पे टैक्स देगा। तो एनहांस कंपनसेशन पे वो टैक्स देगा जिसने ये पैसा रिसीव किया है। इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर एग्जम्पशन दी गई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में। ये सेक्शन 1037 में एग्जम्पशन उसी पर्सन को मिलेगी, उसी हर किसी को नहीं मिलेगी, केवल उसी पर्सन को मिलेगी जो इंडिविजुअल एचयूएफ है। पहले 1037 में इंडिविजुअल को दी गई है और एचयूएफ को दी गई कि देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट से नहीं होती, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट से नहीं होती। मैं किसकी बात कर रहा हूं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की। किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूं। तो ये मेरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसने कर लिया स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और मुझे कंपनसेशन का अमाउंट दिया, मुझे ये कंपनसेशन का अमाउंट दिया गया है। तो ये कंपनसेशन का अमाउंट मिल रहा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004 के बाद।
और इस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जिसके लिए मुझे कंपनसेशन मिल रहा है वो मैं या तो खुद या मेरे माता पिता कम से कम 2 साल इसे एग्रीकल्चर पर्पस में यूज करे थे, कम से कम 2 साल इसे एग्रीकल्चर पर्पस में यूज करे थे। तो जितना भी स्टूडेंट मुझे कंपनसेशन का अमाउंट मिलेगा ना, वो कंपनसेशन का अमाउंट मेरा फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बस कंडीशन में उस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कम से कम 2 साल मैं या मेरे माता पिता उसे एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर रहे थे। तो जितना भी कंपनसेशन का अमाउंट आएगा वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट इंडिविजुअल एचयूएफ को ही रहेगा और किसी को नहीं है। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, सेक्शन 46 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मैंने आपको बताया था कंपनी का जब लिक्विडेशन हो रहा है तो ऐसे केस में जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो वहां पर कंपनी के शेयर होल्डर के पास कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शेयर्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट्स होते हैं, 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट्स होते हैं। और शेयर होल्डर अब इन शेयर्स को क्या दे रहा है? कंपनी को दे रहा है। किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है। तो ट्रांसफर भी हो रहा है। तो स्टूडेंट इस पे कैपिटल गेन होना चाहिए, इस पे कैपिटल गेन होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एसेट्स है और उसका ट्रांसफर है किसको? कंपनी को। तो कैपिटल गेन होगा। तो कंपनी जब इसे जो बचा कुचा पैसा देगी, मैंने बताया था ना बचा कुचा पैसा शेयर होल्डर फंड, उस पर हमें कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी होगी। कंपनी के लिए तो कोई कैपिटल गेन होगा नहीं, कंपनी के लिए कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, नो कैपिटल गेन फॉर अराइज फॉर कंपनी, क्योंकि वहां ट्रांसफर नहीं माना जाता। लेकिन जब कंपनी इसे बचा कुचा पैसा देगा तो कैपिटल गेन होगा। किस वैल्यू पे होगा? तो जितने भी कंपनी के एसेट्स है, जितने भी कंपनी के एसेट्स है उनको फेयर मार्केट वैल्यू पे रियलाइज करो। इस पर रियलाइज करो फेयर मार्केट वैल्यू पे। उसमें से स्टूडेंट आउटसाइडर लायबिलिटी हटा दो, उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी हटा दो। हटाने के बाद आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, हटाने के बाद क्या जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। अब ये शेयर होल्डर फंड में 2 चीजों का पैसा इन्वॉल्व है कंपनी की, एक तो शेयर कैपिटल का और एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा हुआ है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा हुआ है। यदि ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी हर साल बांटती तो वो क्या बनता? डिम्ड डिविडेंड। डिविडेंड बनता। तो अब हमें क्या मानना है? डिम्ड डिविडेंड मानना होगा। इसको क्या मानना होगा? डिम्ड डिविडेंड मानना होगा। 222C का पार्ट मानना होगा। और ये डिम्ड डिविडेंड आपके टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर। इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर आपके टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब जब एक शेयर होल्डर फंड में से मैंने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट डिविडेंड डिविडेंड मान लिया, उस पर टैक्स दे दिया, तो उसको हटा दो। बचा हुआ पार्ट ही मेरा कैपिटल गेन के लिए लायबल होगा। बचा हुआ ही पार्ट मेरा कैपिटल गेन के लिए लायबल होगा, यानी केवल इसी बचे हुए अमाउंट पे मुझे टैक्स देने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो बचा हुआ पार्ट ही स्टूडेंट मेरे यहां पर कैपिटल गेन के लिए लायबल होगा। तो ये डिम्ड डिविडेंड हटा दीजिएगा जो कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था। बचा हुआ पार्ट ही मेरे लिए कैपिटल गेन के लायबल होगा। अब ये जो बच गया ना पैसा, इसमें से आप जितने में शेयर्स आपने खरीदे गए हैं वो लेस कर दो। लेस करने के बाद आ जाएगा यहां पर सीधा सीधा आपके पार्ट कैपिटल गेन का। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि बायबैक ऑफ द शेयर, तो ये एक बहुत अच्छा चेंज हो गया। आप देखो कि क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 से जो कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस परचेज कर रही है, तो पहले कैपिटल गेन में जाता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से ये बन जाएगा डिम्ड डिविडेंड 222F का पार्ट। 222F का पार्ट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कहां होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसमें से कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, कोई यहां पर आपके खर्चा अलाउड नहीं होगा, एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। इवन जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी अलाउड नहीं होगी, वो भी नहीं होगी। बस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको हम ट्रीट कर लेंगे बायबैक के टाइम पे कैपिटल लॉस। क्या बुक कर लेंगे? कैपिटल लॉस, या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। हम उसे कैपिटल लॉस के रूप में रिकॉर्ड कर जाएंगे। तो ये सीधा सीधा अब आपने क्या हो जाएगी? कैपिटल लॉस बुक हो जाएगा। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कभी भी कैपिटल गेन आएगा उसके साथ एडजस्ट की जाती है। अब कुछ पार्ट बनाता है सेक्शन 47 के साथ, ट्रांसफर। 47 के साथ अपन बात करें ट्रांसफर, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर के लिए आपको बता रखा है। ये ट्रांसफर होने के बावजूद भी हम इनको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और हमारा कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। जैसे मान लो मैंने कुछ भी इंडिविजुअल को गिफ्ट दिया, विल इरेवोकेबल ट्रस्ट, जैसे अपन देते हैं, मैंने आपको गिफ्ट दिया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ के विभाजन पे एचयूएफ की एसेट्स उसके मेंबर को दी जा रही है। एचयूएफ के विभाजन पे एचयूएफ की एसेट्स मेंबर को दी जा रही है, तो भी से ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। फिर ये एक कॉमन पॉइंट पढ़ाया था मैंने, कहा कोई भी ट्रांसफरर है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी क्या है? मस्ट बी इंडियन कंपनी। ट्रांसफरी क्या है? मस्ट बी इंडियन कंपनी। ट्रांसफरी क्या है? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो ऐसे केस में यदि अमलगमेशन का केस है तो अमलगमेटिंग कंपनी की असेट्स अमलगमेटेड कंपनी के पास जा रही है तो ट्रांसफर नहीं मान जाएगा। या डिमर्जर का केस है तो डिमर्ज कंपनी के असेट्स रिजल्टिंग कंपनी के पास जा रही है तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा।
बस कंडीशन क्या है, जो ये ट्रांसफरी है ना वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ट्रांसफरी मस्ट भी इंडियन कंपनी, ये सारे इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब होल्डिंग कंपनी अपनी 100% होली ऑन सब्सिडी कंपनी को कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करिए तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे, या सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को असेट्स ट्रांसफर करिए तो ट्रांसफर नहीं मानेगा, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन बस कंडीशन इन दोनों केस में 100% होली होनी चाहिए। अब इन्हीं के शेयर होल्डर को यदि शेयर्स दिए जा रहे हैं इस दौरान में तो उस केस में ट्रांसफर नहीं बन जाएगा, यानी इनकी वजह से, जैसे अमलगमेटिंग के केस में अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स, उनके शेयर होल्डर अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर्स मिल रहे हैं और उनको कोई फायदा हो रहा है तो उसको ट्रांसफर नहीं बन जाएगा, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको कि अपने डिस्कस कर लिया। अब देखो आता है स्लम सेल्स। स्लम सेल्स क्या है कि अपन बात करें स्लम सेल्स, सेक्शन 50B के अंदर अपन बात करते हैं स्लम सेल्स की, कि इसमें आपके कोई भी स्लम यूनिट, एंटायर यूनिट, डिवीजन, ब्रांच को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्लम सेल। कभी भी इसमें इंडिविजुअल एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगी, कभी भी आपके इंडिविजुअल एसेट्स इसमें ट्रांसफर नहीं होती है, उसको अपन बोलते हैं स्लम सेल्स। तो यहां पर स्लम यूनिट हैड मोर देन 36, देखो यहां पर स्पेशली ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन करने के लिए टाइमिंग हो गया 36 मंथ, हर जगह 12 मंथ 24 मंथ, यहां स्पेशल 36 मंथ ध्यान रखना। 36 मंथ या उससे कम रखा है तो शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ से ज्यादा रखा है ना, 36 मंथ से ज्यादा रखा है तो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म, ये ध्यान रखना, तो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म है। अब यहां पर इंडेक्स तो हट ही चुका है, तो जब इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा तो दोनों का कैपिटल गेन सेम होगा, तो मैं चाहे शॉर्ट टर्म की बात करूं चाहे लॉन्ग टर्म की बात करूं, कैपिटल गेन एक साथ निकाल लेता हूं। फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितने में बेचा और उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस घटा दूं, नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा, उसमें से नेटवर्थ घटा दूंगा, नेटवर्थ अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे, नेटवर्थ घटाने के बाद आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, तो आजकल मैंने कहा कि आपके कंसेप्ट दे रखा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू, और एक्चुअल में कितने में सेल्स किया। जैसे आपने मैंने कहा एक्चुअल में सेल्स किया 25 लाख में और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख बन जाएगा, चाहे आपको एक्चुअल में 25 ही मिला है तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो गया 30 लाख। इसके बाद नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, तो नेटवर्थ निकालने के लिए हमें जो असेट्स दे रखे ना उन पे फोकस करना होगा। तो टोटल असेट्स में जिन किसी भी असेट्स पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएबल असेट्स है ब्लॉक की, तो 43(6)(c) के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडीवी लेनी होती है, डब्ल्यूडीवी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जीरो आएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जीरो आएगी। कैपिटल असेट्स सेक्शन 35AD के अंदर क्लेम करें तो नीला जाएगा, और एनी अदर असेट्स है तो बुक वैल्यू पे आ जाएगी, किस पे आ जाएगी, बुक वैल्यू पे आ जाएगी। तो इन सबका टोटल लगा लीजिएगा, टोटल लगाने के बाद आउटसाइडर लायबिलिटी इसमें से घटा दूं, बाहर की लायबिलिटी को मैं इसमें से घटा देता हूं, घटाने के बाद नेटवर्थ आ जाएगा, क्या जाएगा, नेटवर्थ, इसको क्या बोलूंगा मैं, नेटवर्थ। इग्नोर द रीवैल्यूएशन इफेक्ट, ये चीज ध्यान रखना है, इसमें इग्नोर करेंगे अपन रीवैल्यूएशन इफेक्ट, तो मुझे इसमें से इग्नोर करने होंगे रीवैल्यूएशन इफेक्ट। अब इस पर टैक्स रेट की मैं बात करूं, टैक्स रेट कैसे निकालूंगा, तो टैक्स रेट निकालने के लिए ये कहता है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, और यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग पहली बार 36 महीने 36 महीने, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट तो टैक्स की रेट लगेगी नॉर्मल रेट। इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीवाई पे फाइनेंस एक्ट की रेट लगेगी, जैसे पहले 4 लाख तक टैक्स नहीं है, 4 लाख से 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10% वो वाली रेट। फर्म पे 30% होती है, कंपनी पे 25 और 30% डिपेंड ऑन द टर्नओवर इन द फाइनेंशियल 23-24 अप टू 400 करोड़ है, 400 करोड़ है रेट 25%, अबव है 30%। लॉन्ग टर्म हो गया तो रेट स्टूडेंट फिक्स हो गई 12.5%, 12.5% की रेट इसमें कंसीडर हो जाएगी, 12.5% की रेट इसमें कंसीडर हो जाती है। तो ये आपके इसमें सम सेल्स का कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट अपन आगे बात करते हैं इसमें सेक्शन 50C। सेक्शन 50C आपको बताता है कि यदि हमने लैंड एंड बिल्डिंग सेल की गई है और यहां पर जो लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है वहां पर आपको इसे कंपेरिजन करना होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को एसडीवी के साथ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो यहां स्टूडेंट ये कहता है कि यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहां पर 110% से ज्यादा है, 110% से ज्यादा है, तो अपन वहां पर एसडीवी लेते हैं एज ए फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। क्या ले लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये अपना प्रोविजन आता है, तो मैंने देखो उसको पूरा समराइज में बना रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग, सेलर
यदि लैंड एंड बिल्डिंग को हेल्ड एज ए स्टॉक के रूप में रखता है, कैसे रखता है स्टूडेंट, हेल्ड एज ए स्टॉक रखता है, तो जिसका पार्ट ऑफ 43CA पीजीपी का पार्ट होगा, पीजीपी का पार्ट होगा। और पीजीपी में अपने ने पढ़ा था कि यदि आपने लैंड एंड बिल्डिंग सेल करे स्टॉक को और वहां एसडीवी 110% से ज्यादा है, एसडीवी 110% से ज्यादा है, तो फिर ऐसे केस में स्टूडेंट एसडीवी इज टेकन एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और वो बिजनेस की इनकम मान जाएगी। लेकिन मैं लैंड एंड बिल्डिंग को हेल्ड एज कैपिटल असेट्स के रूप में रखूं, कैपिटल असेट्स के रूप में रखूं, तो वो कैपिटल गेन का पार्ट है सेक्शन 50C में जाएगा, यहां कैपिटल गेन में जाएगा। और ऐसे केस में कैपिटल गेन में जा रहा है तो स्टूडेंट यहां पर सेल्स कंसीडरेशन से ज्यादा एसडीवी है और एसडीवी 110% से ज्यादा है, 110% से ज्यादा एसडीवी है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, एसडीवी हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, एसडीवी हो जाएगा। लेकिन एसडीवी 110% या उससे कम है तो इग्नोर द एसडीवी, फिर इग्नोर द एसडीवी, ये हमारे इस केस में प्रोविजन बताता है। अब इसमें आ गए हैं परचेज। यदि मैं परचेज कर रहा हूं तो ये आपका 56(2)10 का पार्ट बनता था कि यदि आपने प्रॉपर्टी को कम वैल्यू पे परचेज किया तो वहां पर अपने लिए गिफ्ट बन जाता है। और यहां पर आपके लोअर कंसीडरेशन पे, प्रॉपर्टी अक्वायर इन द लोअर कंसीडरेशन पे मैं अक्वायर कर रहा हूं, तो ऐसे केस में सेक्शन 56(2)10 लग जाएगा, 56(2)10 लग जाएगा इसमें लोअर कंसीडरेशन पे। अब इस केस में अपन यहां पर बात करते हैं, ये एप्लीकेबल कब होता है, पहला डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ये डिफरेंस एसडीवी और एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। और साथ साथ कंसीडरेशन है वो 10% से ज्यादा, 10% होना चाहिए, कंसीडरेशन 10% से ज्यादा का डिफरेंस, विच एवर इज हायर, जो दोनों में ज्यादा हो, 50,000 या 10% ऑफ द कंसीडरेशन, जो दोनों में से हायर है उसको हमें लेना है। लेते हुए फिर आपको देखना है एसडीवी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने कितने में खरीदा। यदि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मान लो 60 लाख में खरीद ली, 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी कितने में खरीदी, 60 लाख में खरीद ली, तो 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है। और 60 लाख का 10% 6 लाख, तो विच एवर इज हायर 6 लाख, तो 6 लाख से ज्यादा डिफरेंस है, यस है। 1 करोड़ एसडीवी है, खरीदा कितने में, 60 लाख में, तो 40 लाख क्या हो जाएगा, गिफ्ट, लोअर कंसीडरेशन, 56(2)10 लग जाता था, याद है, उस चीज के लिए अपन बात करते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज एक और आती है, यहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर आता है कि यदि जो एससी वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है वो 10 लाख है और एओ लेके चल रहा है 12 लाख, एओ 12 लाख, एसडी 12 लाख लेके चलेगा, लेकिन बाद में एससी एओ को रिक्वेस्ट करता है कि साहब अपन एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी अपॉइंट कर लेते हैं जिसका नाम होगा वैल्यूएशन ऑफिसर। क्या नाम होगा, वैल्यूएशन ऑफिसर। तो वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट हो गया तो वो एक और वैल्यू दे देगा जिसका नाम होगा वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू, तो वो आपके इसमें देता है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू आ गई, तो इसको अपन यहां पर कवर कर लेंगे। तो एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन आपका 10 लाख है, एसडीवी 12 लाख और वैल्यूएशन ऑफिसर ने 13 लाख दे दी। तो ऐसे केस में अपन को फिर वही वाला प्रोविजन लगाना है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे देख रहे हैं ना, वही एक तरह से विच इज लोअर 12 लाख और फिर विच इज हायर 12 लाख, तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन कितनी जाएगी, 12 लाख इसमें जाएगी। लेकिन यहां पर एओ वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट तब कराएगा जब डिफरेंस 25,000 से ज्यादा हो या फिर 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स से ज्यादा हो, तब वैल्यूएशन ऑफिसर को अपन अपॉइंट कराते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है ये एसडीवी किस दिन की लेके चले, कंपेरिजन करने में एसडीवी लेनी है तो किस दिन की एसडीवी लेनी होगी। तो हमें दी पेमेंट एडवांस में मिला, टोकन मनी मिली और वो अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम या एनी मोड अप्रूव्ड बाय द आरबीआई है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट जिस दिन मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं वही डेट को लेना होगा। लेकिन यदि मैंने ये परचेज किया वहां पर आपके अमाउंट रिसीव हुआ था कैश में या बियरर चेक या क्रॉस चेक से भी हुआ, तो डेट ऑफ रजिस्ट्री, ये एचडीवी लेनी होगी, डेट ऑफ रजिस्ट्री की आपको वैल्यू लेनी होगी। तो एचडीवी किस दिन की लेनी है, या तो एग्रीमेंट की या रजिस्ट्री की। यदि पेमेंट इन मोड से आ रहा है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट और इन मोड से आ रहा है तो डेट ऑफ रजिस्ट्री। अब आता है अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर्स जो कहीं पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक्स पे लिस्टेड नहीं है उनको बोलते हैं अनकोटेड शेयर्स। किसी कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करें, यदि हम इनको ट्रांसफर करें फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे, तो ऐसे केस में फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और हमने इनको कम पे ट्रांसफर किया तो फेयर मार्केट वैल्यू तक आपको फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानना होगा, यानी फुल वैल्यू कंसीडरेशन यानी एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर हायर लेना होगा। लेकिन यदि मेरी फेयर मार्केट वैल्यू कम है तो
फेयर मार्केट वैल्यू तो जाना है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है या कम नहीं है तो एक्चुअल सेल्स ही उसमें कंसिडरेशन का पार्ट बन जाती है। यदि हम किसी भी कैपिटल एसेट्स की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू हमारे लिए वहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का काम करेगी। यदि कोई अपील वगैरह में हम केस जीतते हैं, अपील का या रिवीजन का केस आता है और उस केस में हमें यहां पर वैल्यू लेनी होगी, जितना भी अपील में वैल्यू आई वो उस केस में कवर कर ली जाती है, अपील की वैल्यू उसमें कैसे कवर कर ली जाएगी। क्लियर है? अब आता है एडवांस मनी। ये भी बहुत अच्छा अपने आप में है। यदि एडवांस मनी मैंने फॉरफिटेड कर ली तो मैंने बायर ने यहां पर पेमेंट करने में फेल हो गया। बायर ने कहा कि सर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं 1 लाख रुपए देकर आपको ये एग्रीमेंट कर रहा हूं, बाकी का 99 लाख मैं विद इन द 1 मंथ पे करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा। लेकिन यदि मैं पेमेंट करने में फेल हो गया, तो आप ये 1 लाख रुपए को फॉरफिटेड कर लेना। तो ऐसे केस में अब बायर पेमेंट करने में फेल हो गया तो सेलर ने 1 लाख रुपए फॉरफिटेड कर लिया। तो यदि ये फॉरफिटेड करता है बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो ये गवर्नमेंट ने कह रखा था, लॉ में लिखा है टैक्स नहीं देना, नॉट टैक्सेबल, टैक्स नहीं देना उस पर। बस आपको एक छोटा सा काम करना था, वो जो एडवांस मनी फॉरफिटेड किए है ना उसको आपको कोस्ट में से कम करना होगा। जो एडवांस मनी फॉरफिटेड की गई है उसको आपको कोस्ट में से कम कर देना है। उसको किस में से कम कर देना है? कोस्ट में से कम कर देना। और कोस्ट में से कम करने के बाद आपको यहां पर कैपिटल गेन फाइंड आउट करना होता था। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान आती थी कि जब एडवांस मनी फॉरफिटेड यदि प्रीवियस ओनर ने की गई है, किसने की गई है? प्रीवियस ओनर ने की है, तो ऐसे केस में इसको इग्नोर करना होता है, उसको इग्नोर करना होता है। यदि एडवांस मनी फॉरफिटेड की गई है प्रीवियस ओनर ने तो उसको इग्नोर कर दो, ये हमारा प्रोविजन होता था। लेकिन बाद में से ब्लैक मनी को काफी लोग वाइट करते थे इस प्रोविजन के साथ साथ, तो गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2014 से विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 से इस एडवांस मनी जो फॉरफिट किया है इसे टैक्सेबल कर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहां टैक्सेबल कर दिया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, रिसीव बेस पे या कैश बेस पे। जिस साल एडवांस मनी फॉरफिट की गई है उस साल की ये इनकम बन जाएगी। यानी जिस साल आपने ये एडवांस मनी फॉरफिट की गई है ये इनकम उस साल की टैक्सेबल हो जाएगी, यानी उस साल की इनकम मान ली जाएगी। यह हमने देखा था। अब इसके बाद देखो ये एग्जम्पशंस वाले पॉइंट हैं, कुछ एग्जम्पशंस वाले पॉइंट है जिसको अपन देखते हैं। तो आप बच्चे कहते हैं सर एग्जम्पशन कैसे याद करें, किस तरह से करें, तो मैंने बिल्कुल समरी बना रखी है जिसके अंदर आप देखो एक एक एग्जम्पशंस की पूरी मैंने समरी चार्ट एक ही पेज में बना रखा है और आप देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अपन बात करते हैं एलिजिबल कौन होगा। 54 इंडिविजुअल एचयूएफ, किसके लिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। गेन होने के लिए कैपिटल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। रहने का मकान बेच रहा है जो कि सेक्शन 22 के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल था। अपने रहने का मकान बेचकर वापस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है। कहां? इन इंडिया। कहां खरीदेगा? इन इंडिया, इंडिया के अंदर। अब इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है, यदि कैपिटल गेन का अमाउंट अप टू 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक है तो 2 प्रॉपर्टी खरीदेगा। लेकिन ये लाइफ में एक बार ही मिलता है, ओनली वंस इन ए लाइफ में एक बार ही मिलेगा। 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन का अमाउंट है तो एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है। यानी अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक है तो 2 प्रॉपर्टी। 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है। आपको केवल एक ही प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टाइम लिमिट है, जिस दिन बेचा उससे 2 साल के अंदर अंदर रहने का मकान परचेज कर लेना चाहिए, या 1 साल आगे और मिलेगा जिसमें टोटल 3 साल हो जाएंगे, जिसमें रहने का मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए। या फिर आपने पहले मकान बेचा है और फिर खरीदा है, तो यदि आपने बेचने से 1 साल पहले भी कोई रहने का मकान खरीद रखा है, 1 साल पहले भी कोई रहने का मकान खरीद रखा है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बेनिफिट मिलने के लिए साथ साथ इन्होंने कहा गया कि यहां पर आपको इस पैसे पे एग्जेम्पशन मिलेगी। किस तरह से? दिस वन। यहां पर 2 साल 3 साल का टाइमिंग दिया गया, उससे पहले रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आ जाती है। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आती है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। तो आपको अपने पैसे को, मैंने बताया था, कैपिटल गेन अकाउंट इसकी में जमा कराना होता है। जब प्रॉपर्टी खरीदोगे तब आप ले जाना, तो इसको पैसे को जमा कराना होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कहां जमा कराना होगा स्टूडेंट? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जमा करा के आप एग्जेम्पशन ले लो। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स, कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स विच एवर इज लोअर, कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स विच एवर इज लोअर, ये आपको बेनिफिट इस केस में आपके बताता है। तो कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स विच एवर लोअर, साथ ही साथ उनका जो इन्वेस्ट की गई है उस एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वो वैल्यू कितनी होगी? 10 करोड़। ये देखिए अप टू 10 करोड़। रहने का मकान कहां तक हो सकता है? 10 करोड़ तक। खरीदी गई एसेट्स को 3 साल तक नहीं ट्रांसफर करना। यदि 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो जो कैपिटल गेन अमाउंट आया है वो आपकी कोस्ट में से कम हो जाएगा, और कैपिटल गेन वापस टैक्सेबल हो जाएगा 3 साल के अंदर यदि आप बेच देते
तो ये चीज इस केस में आपके बताता है। अब आता है 54B। 54B कहता है कि एलिजिबल करता है इंडिविजुअल एचयूएफ को। किसको एलिजिबल कर रहा है स्टूडेंट? इंडिविजुअल और एचयूएफ को, यदि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं। किसको बेचकर? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को। देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट से नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट से नहीं है। मैं किसको बेच रहा हूं? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर वापस जो परचेज कर रहा हूं वो रूरल या फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहा हूं। वापस जो परचेज कर रहा हूं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहा हूं। यानी जो एग्रीकल्चर लैंड रूरल है तो कैपिटल एसेट से नहीं है, तो उस पर एग्जम्पशन की जरूरत नहीं है। मैं बेचूंगा कौन सी? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा हूं जिसको कि मैं या मेरे पेरेंट्स कम से कम 2 साल एग्रीकल्चर पर्पस में यूज करते हैं, या तो मैं या मेरे पेरेंट्स कम से कम उस एसेट को 2 साल एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर रहे थे, तो उस पर एग्जम्पशन मिलेगी। अब इस केस में मुझे वापस जो परचेज करना है 2 साल का टाइमिंग है। यहां लैंड परचेज करनी है तो 2 साल का टाइम, लैंड परचेज करनी है 2 साल का टाइम होगा। अब 2 साल से पहले रिटर्न फाइल करने की डेट आ जाएगी, या तो खरीद लो, नहीं तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराना होता है। तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट सेक्शन 54 के साथ जो इधर है। खरीदे गए एसेट्स को 3 साल तक नहीं बेचना है, बेच दिया तो ऐसे केस में जो 54B के अंदर एग्जम्पशन लिया था वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर कैसे? जो नई एसेट्स की कॉस्ट है उससे अपन को एग्जम्पशन ले रखा है उसको हटा दो, तो वो आपके केस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है 54D स्टूडेंट। 54D एप्लीकेबल होता है ऑल एससी के लिए। यहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी गेन भी इसमें सब कवर है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। अब मैं यहां पर इंडस्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, इंडस्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, जिसको एससी कम से कम 2 साल इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज करते हैं। एससी कम से कम 2 साल इंडस्ट्रियल पर्पस में परचेज करे थे। अब मैं वापस उसको अक्वायर हुआ कंपलसरी, तो वापस लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं, वापस लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं। परचेज करने का टाइम यहां पर 3 साल है, क्योंकि बनाना भी है 3 साल विद इन द 3 ईयर्स। तो ऐसे केस में 3 साल का टाइमिंग है, तो उसके लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप्लाई हो जाएगी। और फिर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स। कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स का कंपैरिजन करते हुए विच एवर इज लोअर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। खरीदी गई एसेट्स को 3 साल तक नहीं बेचना, बेच दिया तो 54 वाले ही प्रोविजन हो जाएंगे। यानी खरीदी गई एसेट्स को, जो नई एसेट्स है उसके अंदर जो 54D का एग्जम्पशन ले रखा है उसको लेस करके फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको मानना होता है, तो 54 के साथ ही उसमें वर्किंग करनी है। आगे आते हैं 54EC। 54EC इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी एससी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहा है, कौन सा करेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ को साथ, और वापस परचेज कर रहा है नोटिफाइड बॉन्ड जो कि NHAI या RECL के बॉन्ड परचेज कर रहा है। नोटिफाइड बॉन्ड परचेज कर रहा है स्टूडेंट, नोटिफाइड बॉन्ड परचेज कर रहा है NHAI या RECL के बॉन्ड परचेज कर रहा है, जो कि इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे करती है, और इनकी वैल्यू होगी 50 लाख तक इन ए फाइनेंशियल ईयर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, इन ए फाइनेंशियल और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल तक के होने चाहिए। तो स्टूडेंट आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। यहां कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आपको यहां पर जमा कराना होता है, NHAI के अंदर पैसा डिपॉजिट कराना होता है विद इन द 6 मंथ और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI, विद इन द 6 मंथ और रिटर्न फाइलिंग करने की डेट से पहले, इसलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप्लाई नहीं होती। अब एग्जम्पशन मिल जाएगा यहां पर, इस केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स, और मैक्सिमम 50 लाख इन ए फाइनेंशियल और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल विच एवर इज लोअर। खरीदी गई एसेट्स को, यानी इन बॉन्ड को पहली बार 5 साल, मैंने कहा गवर्नमेंट के बॉन्ड है 5 साल तक ट्रांसफर नहीं करना है, यदि 5 साल पहले ट्रांसफर कर दिया तो वापस टैक्सेबल होगा, और सीधे सीधे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, सीधे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, सीधे सीधे। तो 5 साल में ट्रांसफर करना नहीं, कर दिया तो सीधे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, ना ही इनको गिरवी रख के लोन लेना है। अब आता है 54F, अगेन इंडिविजुअल एचएफ को बता रहा है। किसको बता रहा है? इंडिविजुअल एचएफ को। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, और वो कह रहा है कि कोई भी कैपिटल एसेट्स बेच रहा हूं, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्यों? रहने का मकान बेचकर रहने का मकान खरीद लूंगा तो 54 लग जाएगा, फिर 54 लग जाएगा। तो मैं रहने का मकान नहीं बेच रहा हूं, कोई भी कैपिटल एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर वापस जो मैं परचेज कर रहा हूं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेता हूं, और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की आपको वैल्यू पता है 10 करोड़ तक हो सकती है, 10 करोड़ तक हो सकती है। तो ये 10 करोड़ तक की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेता हूं, तो मुझे यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगी प्रोपोर्शनल बेस पे। खरीदने का टाइम वही है जो 54 में दे रखा है कि बेचने की डेट से 2 साल के अंदर रहने का मकान खरीदना है, 3 सालों में रहने का मकान कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, या 1 साल पहले भी कोई रहने का मकान खरीद रखा है, तो एग्जम्पशन मुझे मिल जाएगा। ये आपका 54 वाला ही टाइमिंग है। तो मैं यहां पर कोई भी कैपिटल एसेट्स बेच रहा हूं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, गोल्ड है, शेयर्स है, सिक्योरिटी है, ज्वेलरी है, ये मैं बेचकर वापस परचेज कर रहा हूं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके लिए एग्जम्पशन दी गई है। तो ये एग्जम्पशन प्रोपोर्शनल बेस पे दी गई है स्टूडेंट। तो ये प्रोपोर्शनल बेस बताता है कि यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा कैपिटल गेन का अमाउंट,
कैपिटल गेन का अमाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स। और ये इन्वेस्टेड न्यू एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा अगेन नहीं हो सकती, रहने का मकान है ना, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। खरीदी गई प्रॉपर्टी को 3 साल तक नहीं बेचना, 3 साल में बेच देते हो तो कैपिटल गेन वापस टैक्सेबल हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर और एक और प्रोविजन आ जाता है, इन्वेस्टेड रेजिडेंशियल हॉस्पिटल को 3 साल तक नहीं बेचना है। साथ ही साथ 54F के लिए कहता है कि आपको कोई 2 सालों में कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करना है, 2 सालों में कोई रहने का मकान नहीं खरीद लेना है, ना तो बेचना ना खरीदना, 2 साल में कोई रहने का मकान नहीं खरीदना है, 3 सालों में कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करना है, 3 सालों में कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करना है। तो ये चीज बता रहा है, तो आगे के 2 साल और 3 सालों में कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करना है। यदि इस तरह से किया है तो आपने जो एग्जम्पशन 54 का लिया गया है वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वापस टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। साथ ही साथ जब एग्जम्पशन लेने जा रहे हो तब आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट के टाइम पर एसएस के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। 0 है, एक प्रॉपर्टी खरीद लोगे एग्जम्पशन मिल जाएगा 54F, एक प्रॉपर्टी है एक और खरीद ली 54F मिल जाएगा। लेकिन आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो 54F नहीं मिलेगा। तो एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एसएस के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। 54 इसी के लिए कहता है कि ये बॉन्ड है, इनको ट्रांसफर 5 साल तक नहीं करने हैं या इनके बदले में कोई लोन वगैरह नहीं लेना है। 54 अब अपन बात करते हैं 54, 54B, 54D के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से जो नई एसेट्स की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन न्यू एसेट्स की, और उसमें से जितने का एग्जम्पशन ले रखा है वो लेस करके न्यू एसेट्स की वैल्यू बनेगी। ये आपका लॉक इन पीरियड के अंदर 3 सालों के अंदर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ये ट्रीटमेंट करना है, यानी जितने बेचा वो तो है ही, जो न्यू एसेट्स की कॉस्ट है उसको 54 के साथ कम क्या कर लेना है, कम कर लेना है, कम करके कॉस्ट बनाओगे तो गेन ज्यादा आ जाएगा। ये प्रोविजन आपके बताता है। अब स्टूडेंट अपने आते हैं टैक्स रेट। काफी लोगों को, बच्चों को डाउट है सर टैक्स रेट क्या है, किस तरह से रहेगी, मई 26 के लिए क्या होगा, तो इसके लिए देखो 10 सिंपल सी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 2 भागों में बांटते हैं अपन। पहला, इक्विटी शेयर्स खरीदते बेचते वक्त दोनों टाइम पे, बोथ टाइम एसटीटी हैज बीन पेड, खरीदते वक्त बेचते वक्त दोनों टाइम पे एसटीटी पे हुआ है, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। केवल बेचते वक्त हमने एसटीटी पे किया, केवल बेचते वक्त हमने एसटीटी पे किया है, तो ऐसे केस में, या एनी यूनिट लोकेटेड आईएफएससी में लोकेटेड है, तो उन पे स्टूडेंट अब टैक्स का रेट हो गया 20%, सीधा सीधा 20% रेट आपके चार्ज होगा। चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80C से लेकर 80U। साथ साथ यहां पर इसने एक चीज बताया गया, रिबेट भी नहीं मिलेगा 80-70 का, आप देखोगे तो यहां पर ये कहता है कि यदि इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो रेजिडेंट है, तो उनको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे जो बेसिक एग्जम्पशन है 4 लाख की, वो नॉर्मल इनकम के साथ हुई एडजस्ट 1.5 लाख, तो बची हुई 2.5 लाख इसके साथ एडजस्ट हो सकती है। लेकिन यदि इनके अलावा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो जैसे अपने लैंड है, बिल्डिंग है, बोथ है, ज्वेलरी, इनको बेचा और हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अनालाइज किया गया, तो उस पर नॉर्मल रेट चार्ज होगा, टैक्स चार्ज होगा नॉर्मल रेट से। कैसे चार्ज होगा स्टूडेंट? नॉर्मल रेट से मेरा टैक्स चार्ज होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ की इसमें नॉर्मल रेट स्लैब रेट होती है, फर्म पे 30% होती है, कंपनी का टर्नओवर 13, 23, 24 का तो 25%, अदरवाइज 30% आपके चार्ज हो जाता है। अप टू 400 करोड़ 25%, अबव है तो 30%। यदि यही चीज इधर जो शॉर्ट टर्म है ये यदि लॉन्ग टर्म हो जाता है, यानी 12 मंथ से ज्यादा रख लो तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, 12 मंथ से ज्यादा है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, 12 मंथ से ज्यादा रखा गया तो लॉन्ग टर्म हो गया। स्टूडेंट लॉन्ग टर्म हो गया तो इनके ऊपर पहले टैक्स लगाने से पहले एग्जम्पशन देनी होगी, 1,25,000 की एग्जम्पशन देनी होगी, और एग्जम्पशन देने के बाद स्टूडेंट इनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा 12.5%। टैक्स की रेट क्या होगी? 12.5%, 12.5% रेट आपके चार्ज की जाएगी। इसके बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, उनके ऊपर टैक्स कैसे चार्ज करेंगे? तो मैं पहले बात करता हूं लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। स्पेशल प्रोविजन लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लेके आया हूं, स्पेशल प्रोविजन, और उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल एचयूएफ ने ये लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर की थी बिफोर 23 जुलाई 2024, बिफोर 23 जुलाई 2024। तो आपके पास ऑप्शन है, आप रेट 12.5 तो देगा ही देगा, क्योंकि इंडेक्स का बेनिफिट तो आपको मिलना ही नहीं है, विदाउट इंडेक्स ही वर्किंग करनी है, इंडेक्स का बेनिफिट मिलना ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में कसक है कि साहब मैं तो इंडेक्स लेता, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है लेके देख ले, तो वह टैक्स की कंप्यूटेशन में, सिर्फ टैक्स की कंप्यूटेशन करने के लिए आपको इंडेक्स मिलेगा, और वो रेट होगी 20%। वो रेट कितनी होगी? 20% होगी, इंडेक्स के साथ है तो 20% होगी। ये सिर्फ टैक्स की कंप्यूटेशन में, टैक्स की कंप्यूटेशन में स्टूडेंट टोटल इनकम में नहीं काउंट होना, तो टैक्स की कंप्यूटेशन में लेनी है, और टैक्स कंप्यूटेशन में देखते हुए जो दोनों में से बेनिफिशियल है एसएससी के लिए, जो दोनों
दोनों में से बेनिफिशियल है ना, वो रेट को आपको अप्लाई करना है, जो दोनों में से बेनिफिशियल है वो अप्लाई करना है। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज कर रहा है आफ्टर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो 12.5% ही लगेगा विदाउट इंडेक्स लगेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई फर्म है, कंपनी है, तो रेट लगेगी 12.5% विदाउट इंडेक्स, 12.5% विदाउट इंडेक्स चलेगा। फिर इसके बाद अदर सेक्टर है लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा, जैसे गोल्ड वगैरह है, तो उनके लिए रेट 12.5% ही रहने वाली है, 12.5% ही रहनी है विदाउट इंडेक्स। अब जब मैं बात करता हूं यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, यहां पर चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिबेट जो होती है वो भी नहीं मिलने वाली। इसके साथ साथ कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है ऑफ, उसको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन, रेजिडेंट होना चाहिए पहले, रेजिडेंट फिर इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो उसको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये चीज स्टूडेंट आपके बताता है। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन का मैंने समरी आपको करवा दिया, आप देखोगे तो पूरा चैप्टर कवर है, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, को सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर के इस चैप्टर के हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट मैंने पूरा का पूरा आपको समरी बना दिया है, आप अच्छे से मन लगा के देखना, पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।